हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माय विद्यालय। मेरा नाम है विशाल शामनानी और आज बात करते हैं हम संविधान में किए गए प्रमुख व महत्वपूर्ण संशोधनों की, जो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और ये है हमारा उसका पहला भाग। चलिए तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले ये जान लेना आवश्यक है कि संविधान संशोधन आखिर होता क्या है। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। यह उल्लेखित करता है कि संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्धन, उसको बढ़ा सकता है, परिवर्तन, उसमें बदलाव ला सकता है या उसको निरस्त भी कर सकता है। हालांकि संविधान उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकता जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हो। यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मामले में 1973 में दी गई थी। और भारत का जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है वो ना ब्रिटेन के समान एकदम आसान है और ना ही अमेरिका के समान एकदम कठिन है। दूसरे शब्दों में कहें कि भारत की जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो इन दोनों का सम्मिश्रण है, ना ही अत्यधिक लचीली और ना ही अत्यधिक कठोर। तो चलिए अब बात करते हैं हम पहले संविधान संशोधन की, जो कि 1951 ईस्वी में किया गया था। यह महत्वपूर्ण संशोधन सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये पहला संविधान संशोधन है। संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाला गया। इसमें जो उल्लिखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया जा सकता। जिस कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है उसको न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया जा सकता। कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था इस संशोधन में की गई। अब बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 की ओर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्य करने की कोशिश इसमें की गई। ये हुआ था इंदिरा गांधी जी के समय पे। इसमें संविधान संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया। मतलब जो संविधान संशोधन रहेगा वो न्यायिक जांच से बाहर रहेगा। लोकसभा तथा विधानसभा की अवधि को 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। संसद और विधानमंडल में कोरम की आवश्यकता की समाप्ति की गई। मतलब जैसे आप ये समझ सकते हैं कि अगर लोकसभा की जो कार्यवाही शुरू होगी तो उसमें कम से कम एक कोरम 1/10 यानी 55 सदस्य होना आवश्यक है, नहीं तो लोकसभा की कार्यवाही नहीं मानी जाएगी। इसमें क्या किया गया था कि कोरम की आवश्यकता की समाप्ति की गई थी। 5 विषयों का राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरण किया गया था। वो 5 विषय हैं: शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतोल और न्याय प्रशासन एवं उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन एवं संगठन। अब चलते हैं 44वें संविधान संशोधन की ओर, जो कि 42वें संविधान संशोधन को लगभग निरस्त करने के लिए किया गया था। ये किया गया था जनता सरकार के द्वारा। लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया। कोरम की व्यवस्था को पहले जैसा किया गया, मतलब 1/10 ज्यों का त्यों कर दिया गया। राष्ट्रपति आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह इसको रखा गया। अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का शब्द को रखा गया। अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया और इसे केवल विधिक अधिकार बनाया गया।
बढ़ते हैं 52वें संविधान संशोधन की ओर, जो कि किया गया था 1985 में। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। इस संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। इस संशोधन के अंतर्गत संसद एवं विधान मंडलों के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जो उस दल को छोड़ते हैं जिसके चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। पर यदि किसी दल की संसदीय पार्टी के एक तिहाई सदस्य यदि अलग दल बनाना चाहते हैं तो उन पर अयोग्यता लागू नहीं होगी। दल बदल विरोधी इन प्रावधानों को संविधान की 10वीं सूची के अंतर्गत में रखा गया है। अब बात करते हैं 55वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986 की। इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। अब चलते हैं अपने आज के आखिरी संविधान संशोधन की ओर, जो कि 56वां है। ये किया गया था 1987 में। इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य बनाया गया, गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया। तो आज के लिए वीडियो करते हैं यहीं समाप्त। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को मत भूलिए। थैंक यू।